कश्मीर लाइव डिस्कशंस में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। लाल चौक श्रीनगर से मैं इकरा खुल और मेरे साथ सईद शादाब गीलानी आप सब से मुखातिब हैं। इस डिस्कशन का मौजू हाल ही में जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 2024 मुनक़िद हुए और नताइज भी सामने आए, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से NC ने तमाम पार्टी पर सबकत हासिल करके 42 सीट्स अपने नाम की। ऐसे में आज मीटिंग भी मुनक़िद हुई और जो लेजिस्लेचर पार्टी है उन्होंने एक यूनानिमस डिसीजन लिया। उसके तहत जो पार्टी के यानी NC के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे लीडर मुंतखब किया गया, यानी आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के। मगर क्या चीफ मिनिस्टर वही है जो यूटी से पहले यानी स्टेट में हुआ करता था, जो उसके रोल्स हुआ करते थे, क्या वही आज भी यानी यूटी बनने के बाद भी कायम है या नहीं? कई सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बिजली का मसला हल होगा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पानी का मसला हल होगा। इस तरह के कई मसाइल और लोगों की उम्मीदें चीफ मिनिस्टर से वाबस्ता। क्या कर सकता है CM, क्या नहीं कर सकता? आज के इस डिस्कशन का मौजू यही है। मेरे साथ है काबिल सहाफ़ी शादाब बताइएगा। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में अब चीफ मिनिस्टर वैसा ही रहेगा या नहीं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। चीफ मिनिस्टर का रोल जो है काफ़ी कम है। जो हम जानते हैं 2019 में दफ़ा 370 हटता है तो उसके बाद एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर रखा गया, यानी लद्दाख में किसी भी किस्म का इलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उनके पास उतने इख्तियारात नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली इससे पहले थी, जो 2018 तक यहाँ की असेंबली थी, वो हिंदुस्तान में मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली मानी जाती थी, यानी वो असेंबली जिनके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात थे। यहाँ का चीफ मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर कहलाता था। लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला शायद कल को चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसी लीडर ने, उमर अब्दुल्ला ने खुद एक ट्वीट में कहा कि अब जम्मू कश्मीर जो है महज एक ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटी बन गई है, यानी म्यूनसिपैलिटी से एक दर्जा ऊपर। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो महज एक रबर स्टैंप रह गया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने उस ट्वीट में ये भी कहा था कि क्या हैसियत है उस चीफ मिनिस्टर की जो अपने चपरासी का ट्रांसफर या उसे अपॉइंट नहीं कर सकता। जब उन्होंने ये सोचा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस तरह का ख्याल था। तो इसी ख्याल में आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने भी साथ ही साथ ये कहा कि मैं जब लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर थी, यानी 2014 के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, 2018 में वो चीफ मिनिस्टर थी जब बीजेपी ने उनसे सपोर्ट लिया, उन्होंने कहा कि मैंने 12,000 FIR जो हैं वो विड्रॉ करवाए थे जम्मू कश्मीर के लड़कों से, जो लोग बंद थे अलग अलग डिफरेंट केसेस में। तो अब मेरे पास वो इख्तियारात नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे असेंबली का हिस्सा बनने का? तो अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट हमेशा किसी भी स्टेट में रहता है वो होम डिपार्टमेंट रहता है, यानी पुलिस आपकी ताकत होती है, पुलिस के पास काफ़ी इख्तियारात रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस आपकी हेल्प करती है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या यूनियन टेरिटरी की ओवरऑल बात करें, तो होम डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो सबसे पहले पुलिस, क्राइम ब्रांच, जेल्स, ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम चीज़ें जो हैं चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल बाहर है। तो ये डायरेक्ट जो है सेंटर के अंडर है, यानी सेंटर में जो दिल्ली में जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं उनके अंडर है। और हाल ही में हमने देखा जो जम्मू कश्मीर में बजट आया, जब हिंदुस्तान का बजट पेश हुआ, तो उसमें जो जम्मू कश्मीर के पुलिस बजट का हिस्सा था वो होम मिनिस्ट्री ने अपने पास रखा, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार को वो बजट भी नहीं दिया गया, वो अपने पास रखा गया। तो जो तकरीबन 12 से 15,000 करोड़ के आसपास का बजट था। तो चीफ मिनिस्टर अब क्या कर सकता है? जेल उसके पास नहीं है, पुलिस उसके पास नहीं है, ट्रैफिक उसके पास नहीं है, क्राइम ब्रांच नहीं है, CID नहीं है, तो उनके पास है क्या? उनके पास म्यूनसिपैलिटी है, सिविक वर्क्स है, यानी वो सड़क बना सकते हैं, वो पानी का कनेक्शन देख सकते हैं। उनके पास पंचायती राज, जो पंचायत होती है उनको वो टू सम एक्सटेंट गवर्न कर सकते हैं। जो पंचायती राज रिलेटेड लॉज होते हैं उन सब के हवाले से वो बात कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से बात कर सकते हैं, हेल्थ के जो रिलेटेड लॉज होते हैं उनके हवाले से बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से बात कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के हवाले से बात करते हैं। लेकिन कई सारे रिस्ट्रिक्टेड लॉज भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले टैक्स का लॉ है, टैक्सेशन के हवाले से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरी का है वो उस हवाले से किसी भी किस्म का लॉ नहीं बना सकता है। डिफेंस के हवाले से, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पुलिस के हवाले से वो लॉ नहीं बना सकता। फॉरेन पॉलिसी का कोई भी लॉ जो है वो यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता है। उसके साथ साथ पुलिस
कि किसी भी लॉ के लिए पुलिस का रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो सेंटर का अप्रूवल चाहिए। तो यानी सेंटर से जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है पुलिस के हवाले से लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन का मामला होता है, रेवेन्यू का मामला होता है, उस हवाले से कोई भी बात नहीं कर सकता है। और फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल भी सेंटर के हवाले में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टेक रहती थी जहाँ के चीफ मिनिस्टर की, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, वो पोजीशन नहीं रहेगी, वो पोजीशन नहीं रहेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वाटर रिसोर्सेज के जो लॉज होते हैं उसमें भी सेंटर का अप्रूवल चाहिए। और साथ ही साथ छोटे छोटे जो इस तरह के मामलात है इनको अप्रूवल मिले, इसके लिए पहले सेंटर से कनेक्ट होना। और अगर आप यहाँ की बात भी करें, जैसे मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की, 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो बिजनेस लॉज हैं उनमें जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई उसमें एलजी को और ज़्यादा एम्पावर किया गया। वो किस तरीके से किया गया कि आपका जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, वो आप उनको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, आपको एलजी के पास वो तमाम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इस तरह के मामला है उसके लिए आप एलजी के पास जाना वो तमाम चीजें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे यूनियन टेरिटरी के वो देखेंगे। और भी बहुत सारे कई ऐसे काम हैं जो चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, और वो काम करने के लिए उन्हें एलजी की मंजूरी चाहिए। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री तो जम्मू कश्मीर में रहेगी, लेकिन फाइनेंस के हवाले से जो कुछ भी काम होंगे वो पहले होते हुए चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, फिर एलजी के पास जाएगी। एलजी जब उस पर दस्तखत करते हैं तो जाके वो तमाम चीज़ें जो है अप्लाई हो जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इख्तियार होते थे कि वो फंड्स जो हैं किस तरीके से कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ उन्हें ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन वो सब चीज़ें जो नहीं होंगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने कहा कि एम्पावर्ड असेंबली थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एक वक्त तक यहाँ सदर रियासत होता था, गवर्नर नहीं होता था, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं था बल्कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो अगर हम उस हवाले से भी बात करेंगे तो 1948 जो है उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहली बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो 1953 तक रहते हैं। उसके बाद कई प्राइम मिनिस्टर आए, बख्शी गुलाम मोहम्मद आए, उसके बाद ख्वाजा शमसुद्दीन आए, उसके बाद जो है जीएम सादिक आए। तो जीएम सादिक साहब जो है वो आखिरी प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के 1965 तक। 1965 के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को उसका जो स्टेटस है उसे डिग्रेड कर दिया गया, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कहा गया और सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट जिसे हम कह सकते हैं उसे जो है गवर्नर कहा गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेटस भी कॉम्प्रोमाइज होता रहा, रोल भी कम होता रहा। तो सदर रियासत के हवाले से अगर बात करें 1952 से लेके 65 के करीब जो है सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद सदर रियासत को जब डाउनग्रेड किया गया, उसको चेंज किया गया, तब सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो उसके बाद उनको जब चेंज किया गया उन्हें गवर्नर बनाया। अब अगर सदर रियासत की बात करें तो सदर रियासत को जो उस वक्त की असेंबली होती थी, कैबिनेट होती थी, वो अपॉइंट करती थी। अच्छा। तो ये पहली बार हुआ था जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो सरकार थी, उन्होंने सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह को बनाया और वो पूरे 12 साल तक सदर रियासत रहे और तकरीबन 2 से 2.5 साल तक जो है वो गवर्नर भी रहे हैं, जब उसके बाद गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो विद टाइम जैसा आपने कहा नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, डाउनग्रेड होते गए, सदर रियासत से हम गवर्नर पे आए और गवर्नर से अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आए हैं। तो विद पैसेज ऑफ द टाइम जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज होता गया। चीफ मिनिस्टर इस वक्त का मौजूदा हालात में जो है उनके पास उतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं रहेंगे और वो जो है महज उन्हें कह सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, महज एक रबर स्टैंप बनते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि एनसी का जो मैनिफेस्टो है इसमें बात की गई थी कि स्टेटहुड को रिस्टोर करना है। तो इस वक्त यूटी है, जब स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, कहीं ना कहीं कोशिश यही कि जो इख्तियारात है सीएम के अपने इख्तियारात हुआ करते थे जम्मू कश्मीर इससे कबल, वो रिगेन हो, वो वापस उन्हें मिले ताकि अच्छे और स्मूथ फंक्शनिंग हो सके यहाँ फिर से। अच्छा, हमें इसके अलावा बताइएगा जो 5 MLAs गवर्नर खुद मुंतखब करेंगे उनका क्या रोल रहेगा फिर डिसीजन मेकिंग में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब भी असेंबली में कोई बिल आता है तो उस पर वोटिंग होती है और ये जो 5 लोग हैं इनके पास वोटिंग राइट्स रहेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, यानी इनके पास वोट करने का हक है, ये वोट कर सकते हैं फेवर में या उसके अगेंस्ट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बनती है। 90 तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके पास भी वो राइट्स हैं, लेकिन जो ये 5 लोग आएंगे
जो जिसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात है, जिसमें कश्मीरी पंडित्स की बात है, जिसमें पाकिस्तान के अंडर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उसमें से एक आएगा, तो ये लोगों के पास वोटिंग का राइट रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये बनती है, ये MLAs वोट कर सकते हैं किसी भी बिल के फेवर में या उसके अगेंस्ट में, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें वोटिंग का बनता है। ओके, वोटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताइएगा, इससे कबल हम देखते थे जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी तो इसमें हम देखते थे कि मुख्तलिफ महकमाजात को अलग अलग मिनिस्टर्स हेड किया करते थे, वो मामला देखा करते थे। अब चूँकि रिऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद, यूटी बनने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 9 मिनिस्टर्स होंगे जो अलग अलग महकमाजात देखेंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो किस तरह से रोल बढ़ेगा या घटेगा, वो ज़रा बताइएगा उस मामले में हमें। देखिए, यूनियन टेरिटरी में क्या रहता है कि जितनी आपकी असेंबली सीट्स होती है उनका 10% जो है वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो पहले तकरीबन 20 मिनिस्टर भी होते थे, जितने मिनिस्टर्स आप बनाना चाहें, जितनी मिनिस्ट्रीज आप क्रिएट करना चाहें तो वो तमाम लोग मिनिस्टर्स बनते थे। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे, कुछ स्टेट मिनिस्टर बनते थे, तो उनके अपने उनके पास एक महकमा होता था, 2 महकमे होते थे। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि महज 9 लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हैं, यानी 10% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स, उसमें से एक मिनिस्टर जो है वो कई सारे पोर्टफोलियो संभालेगा। यानी जैसे हमने दिल्ली में भी देखा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके पास 5 से 7 महकमे रहते थे, तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगी। जो भी कोई मिनिस्टर बनता है वो फाइनेंस भी संभाल सकता है, वो लॉ भी संभाल सकता है, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी संभाल सकता है, उनके पास PHE भी हो सकता है, उनके पास सोशल वेलफेयर भी हो सकता है। तो लोड जो है एक मिनिस्टर पे काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि कई सारी मिनिस्ट्रीज, कई सारे पोर्टफोलियो जो है एक शख्स को संभालने, क्योंकि हमें महज 9 मेंबर्स रहेंगे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहेंगे। तो चीफ मिनिस्टर के पास भी कई सारे मिनिस्ट्रीज रहेंगी, उसके साथ साथ और जो मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी जो भी लोग सामने आते हैं, अब गवर्नमेंट बनने वाली है तो कौन से लोग सामने आएंगे, बड़े सारे लीडर्स, दावेदार हैं मिनिस्ट्री के, तो उनका जो लोड है उन पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर जितना पहले हुआ करता था। बिलाखिर देखने वाली बात ये होगी कि जो बनने वाली हुकूमत है किस तरह से काम अंजाम देती है। इस तरह से जो खाका बनाया गया है इसके अंदर अंदर, इन बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही काम करना है और किस तरह से अंजाम देंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ कश्मीर लाइव टीम, लाल चौक, श्रीनगर से।